नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आईजीए शो में। और आज मैं आप लोगों के लिए बीच में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईसीएआई ने पीयर रिव्यू ऑडिट ऑलमोस्ट कंपलसरी कर दिया है। कई सारी डेट्स उसके ऊपर निकाल दी गई हैं। इंडिया में 4 लाख के आसपास सीए मेंबर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जॉब में भी हैं। तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं पीयर रिव्यू एप्लीकेबल है। किस पे कैसे एप्लीकेबल है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ऑडिट कैसे होगा और ऑडिट करेगा कौन, ऑडिट सेलेक्ट कैसे होगा, आज हम इस सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और हमने इसकी चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में सीए ज्ञान चंद मिश्रा जी को इनवाइट किया है, जो कि हमारे आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना समय हमारे को दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनीश जी कि आपने प्रोफेशन और समाज के हित में ये अपना यूट्यूब चैनल लगातार चला रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। सो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे साथ में सीए नवीन अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद सर। थैंक यू विनीश जी, दोबारा मुझे बुलाने के लिए। एक बार पहले भी हम जुड़ चुके हैं हाँ जी, एक स्टार्टअप्स के मुद्दों पर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने चूज किया है। चलिए, समय बिना खराब करे हम लोग शुरू करते हैं पीयर रिव्यू के बारे में। पीयर रिव्यू क्या है, पीयर रिव्यू आईसीएआई ने क्यों स्टार्ट करा, क्यों सीए का भी ऑडिट होना चाहिए, इन सारी बातों के लिए सर है हमारे पास। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरे पास ये है कि पीयर रिव्यू होता क्या है? देखिए विनीश जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हैं उनके लिए ऑडिट की क्वालिटी और ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जो अश्योरेंस ऑडिट प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं उनके इस क्वालिटी और डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था को रिव्यू करने के प्रोसेस को हम पीयर रिव्यू बोलते हैं। और इसको पीयर इसलिए बोलते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वालिटी और डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है। तो जो चेक करने वाला व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इंडिविजुअल होता है, उसका अपॉइंटमेंट एज इंडिविजुअल होता है, तो उसको पीयर रिव्यूअर बोलते हैं। और जिस फर्म का ऑडिट हो रहा होता है उसको प्रैक्टिसिंग यूनिट बोलते हैं, पीयू। तो इस तरह से जो पीयर रिव्यूअर है वो प्रैक्टिसिंग यूनिट का ऑडिट का क्वालिटी और ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है कि जो ऑडिट किया है उसने वो हमारे इंस्टीट्यूट की जो विभिन्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑडिट के हमारे गाइडलाइंस हैं, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, उनका सबका प्रॉपर उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग यूनिट ने उनको प्रॉपर फॉलो किया है, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है और उनका क्वालिटी मेंटेन किया है। ओके, बिल्कुल सही बात है। मतलब सीए का भी ऑडिट होगा। मतलब आईसीएआई में एग्जाम पास करके अगर आप आ रहे हैं इतनी मेहनत करके, उसके बाद अगर आप काम भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आईसीएआई नजर रखता है और उसका भी ऑडिट कराता है। सर, इसमें लोगों के मन में प्रश्न सबसे ज्यादा ये है कि कौन कौन सी फर्म एलिजिबल होंगी जिनके ऊपर पीयर रिव्यू होगा, जिनका पीयर रिव्यू ऑडिट होगा? देखिए, पीयर रिव्यू का जो सबसे पहले व्यवस्था सेबी 2010 में लाई थी, उसमें था जो लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हैं उनकी फर्म पीयर रिव्यू होनी चाहिए। ठीक है। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए या लिमिटेड रिव्यू करने के लिए, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स उनके बनते हैं, तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स के लिए या लिस्टेड कंपनी के ऑडिट के लिए उस फर्म जो उनका ऑडिट करने जा रही है उसका पीयर रिव्यू होना जरूरी था। फिर 1 अप्रैल 2022 से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने यह मैंडेटरी कर दिया कि जो फर्म किसी भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने जा रही है उस फर्म को पीयर रिव्यू होना जरूरी है। ओके। ये पहला फेज था। मतलब लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ सर? लिस्टेड कंपनी का मतलब हुआ जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, ओके, जिनके शेयर्स में ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है। हमारे इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, 3 हैं। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हाँ जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और तीसरा है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो MCX, BSE और NSE, ये तीनों एक्सचेंज में कहीं भी लिस्टेड है या रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तब भी उसको करवाना। मतलब फर्स्ट फेज में सिर्फ जो फर्म सीए फर्म ऑडिट कर रही है लिस्टेड कंपनी का, जी, उसको ये कराना है। यस यस, इसकी कोई डेट वगैरह है या ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है? ये ऑलरेडी एप्लीकेबल, ऑलरेडी एप्लीकेबल। 1 अप्रैल 2022 से ये व्यवस्था पहले से ही एप्लीकेबल है। हमने फेज 1 की बात कर ली, फेज 2 में कौन कौन सी फर्म्स एलिजिबल होंगी सर? फेज 2 में इसमें है अनलिस्टेड कंपनी के बारे में। अनलिस्टेड कंपनीज जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या जिनका लोन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या जिनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इन तीनों में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उन कंपनियों का ऑडिट वही फर्म कर पाएंगी जो पीयर रिव्यू हो चुकी हैं। ओके, ये तो एक हो गया। दूसरा पार्ट फेज 2 का और है। 5 पार्टनर या उससे ज्यादा की कोई फर्म है और वो फर्म अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उस फर्म को कंपल्सरली पीयर रिव्यू होना जरूरी है। मतलब अगर मिनिमम 5 पार्टनर भी हैं तो ये एलिजिबल हो जाएगी। जी, और ये व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रही है, जो आज से अगर हम देखें तो 2 महीने से भी कम बचता है। 2 महीने से कम बचता है। मतलब ये जो आपने 1000 करोड़ टर्नओवर, 500 करोड़ की पेड अप कैपिटल और 500 करोड़ की बोरोइंग की हम लोग ने बात करी, ये कब कौन सी डेट की देखी जाएगी? जिस दिन मैं ऑडिट कर रहा हूँ या जिस पीरियड का मैं ऑडिट कर रहा हूँ? ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। तो उस पीरियड में देखा जाएगा कि ये आपका तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। मान लिया, जैसे एक एग्जांपल आपको हम दें कि किसी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, ठीक है, उसने 100 करोड़ रुपए का लोन चुकता कर दिया, ठीक है, बुक्स में उसके 400 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग आ रहा है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी एक टाइम पे 500 करोड़ थी। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी अगर इन तीनों में से कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो बिल्कुल तो उसको पीयर रिव्यू फर्म ही उसको ऑडिट करेगी। सर हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज की बात कर ली, थर्ड फेज क्या कहता है सर? विनीश जी, थर्ड फेज में जो बात किया गया है वो ये किया गया है कि कोई भी एंटिटी जिसने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पब्लिक से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट ओके, जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट है, बिल्कुल, इनका रिव्यू करने के लिए कोई फर्म तभी राइट रखेगी जब वो अपने आप को पीयर रिव्यू करवा ले। फर्स्ट इसका हो गया। सेकंड, अगर 4 पार्टनर या उससे ज्यादा ठीक, किसी फर्म में पार्टनर हैं, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट या उससे ज्यादा, और वो फर्म अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, बिल्कुल, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर पूरी होती है तो थर्ड फेज में उसको अपना पीयर रिव्यू करवाना होगा। और थर्ड फेज का पीयर रिव्यू 1 जनवरी 2025 के पहले हो जाना चाहिए। तो मतलब आपने कई सारी चीज बताई सर। फेज 4 को लेके लोगों के मन में बहुत सारा डर सा आ गया है, क्योंकि फेज 4 में बहुत सारे लोग एलिजिबल हो रहे हैं। तो फेज 4 क्या कह रहा है सर? फेज 4 अब पहले तो आपको बताएं, फेज 3 की एप्लीकेबिलिटी 1 जनवरी 2025 है। अच्छा, ओके, ठीक। अब फेज 4 आता है। फेज 4 में है, उसमें बहुत सिंपल है कि किसी बैंक के ब्रांच का ऑडिट करने के लिए बिल्कुल फर्म को पीयर रिव्यू होना जरूरी है। इसकी डेट क्या है सर? इसकी डेट है 1 अप्रैल 2025। यानी अगर किसी को बैंक ब्रांच ऑडिट करना है अगले साल, हाँ, तो उसको पीयर रिव्यू तो उसको 31 मार्च 2025 के पहले अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवा लेना। यानी और इसमें ऑलमोस्ट सारी फर्म्स ही लगभग कवर हो जाएंगी। और अश्योरेंस सर्विस आप दे रहे हो तब भी पीयर रिव्यू आपको होना जरूरी है। ओके, मतलब सभी चारों फेज में, पहला फेज
तो लिस्टेड कंपनी का अलग हो गया। बिल्कुल बाकी 3 फेज में अगर आप हैं, ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं, बिल्कुल तब भी कंपलसरी आपको पीयर रिव्यू होना जरूरी है। बिल्कुल सर, मतलब ऑलमोस्ट में शायद कोई बचेगा नहीं, सारे सीए फर्म्स ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएंगी, कोई लिस्टेड में हो जाएगी, कोई अनलिस्टेड में हो जाएगी, कोई बची हुई जो बचे कुछ होंगे वो सब फोर्थ Branch फेज audit। में बैंक ब्रांच ऑडिट में ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के ऐसे कहना चाह रहा है कि अब भाई सबका ऑडिट होगा। बिल्कुल, अब आने वाले समय में हर प्रैक्टिसिंग यूनिट को, अगर उसको बैंक को स्पेशली कोई ऑडिट सर्विस देना है, ब्रांचेस को, जो कि जनरली हम लोग प्रैक्टिस का बहुत देते हैं। इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल तो उसको पीयर रिव्यू होना जरूरी रहेगा। और एश्योरेंस सर्विस दे रहे होंगे तब भी उसको पीयर रिव्यू होना जरूरी रहेगा। सो 1/4/2025, जो कि अब आज से देखें तो 11 महीने से भी कम है, बिल्कुल उनको सभी फर्मों को पीयर रिव्यू होना जरूरी रहेगा। या डिफरेंट टाइप के बैंक के एक्सपोजर, पब्लिक सेक्टर के एक्सपोजर उनके पास है, तो उनको पीयर रिव्यू करवाना जरूरी रहेगा। मतलब मोटा मोटा मैं 90,000 मान लेता हूँ। हाँ अगर 90,000 फर्म्स हैं, यानी 90,000 फर्म्स का ऑडिट होने जा रहा है अगले 11 महीने में। जी 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 इसमें लिस्टेड वाले अगर मैं बाहर निकाल दूं, जी। यानी इसके हिसाब से पीयर रिव्यूअर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो पीयर रिव्यूअर के लिए इंस्टीट्यूट की व्यवस्था है कि वो सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पीयर रिव्यू के लिए इक्विप करती है, और उनको फिर पीयर रिव्यूअर के रूप में अपॉइंट करके जो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स हैं उनका पीयर रिव्यू करवाने की व्यवस्था बनाई गई है। चलिए नवीन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पीयर रिव्यूअर मैं बनना चाहता हूं या कोई भी सीए बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है? विनीत जी, इसके लिए आईसीआई ने एक सेपरेट पीयर रिव्यू बोर्ड बना रखा है। पीयर रिव्यू बोर्ड का मतलब स्पेशल काम है जो पीयर रिव्यू की पूरी प्रोसेस को एडमिनिस्टर करता है। उसके लिए वो पीयर रिव्यूअर को एम्पैनल्ड करता है। उस एम्पैनल्ड के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन 1 है कि जो भी पीयर रिव्यूअर है जो बनना चाहता है उसको 7 साल तक एश्योरेंस की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो। ओके। या वो 10 साल तक एम्प्लॉयमेंट में हो, उसके साथ साथ उसको 3 साल का एश्योरेंस का प्रैक्टिस हो, और 3 साल के एश्योरेंस की प्रैक्टिस के अलावा वो सीओपी होल्ड कर रहा हो अभी भी, मतलब एज ऑन डेट। अगर पहले कोई पर्सन जॉब करके आया हुआ है, कोई बात नहीं, 10 साल तक जॉब करी उसने, फिर उसने प्रैक्टिस ज्वाइन करी, उसने एश्योरेंस सर्विसेज दी 3 साल तक, और सीओपी होल्ड ही रखी, तो पहला कुल मिला के जॉब वाला भी आ अगर सकता आएगा तो उसमें भी उसको 10 साल करी हो, भले उसने जॉब 3 साल या प्रैक्टिस कर ले। या हाँ। प्रैक्टिस की हम बात करते हैं होल टाइम या पार्ट टाइम की बात करते ये हैं? होल टाइम प्रैक्टिस उसकी जरूरी है, होल टाइम कोई पार्ट टाइम प्रैक्टिस का नहीं, वो होल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए रिव्यूअर हमेशा से। और ये एक कंडीशन है। उसके बाद एडिशनल है दूसरी की, ये पहला क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो आइदर वो 7 इयर्स में फॉल करे या 10+3 इसमें फॉल करे, ठीक है। ये कर लेता है। दूसरा, उसको उस पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इंस्टीट्यूट ना का हो, ना लिया गया हो, ना पेंडिंग हो, या कोई कोर्ट से कन्विक्शन किसी ऑफेंस के लिए ना हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। थर्ड, उसको इंस्टीट्यूट जो डिजाइन करता है, इसकी पीयर रिव्यू ट्रेनिंग कराता है, वो ट्रेनिंग उसने कंडक्ट करी, उसने अटेंड करी हो, कंप्लीट करी हो, और उसका जो टेस्ट कंडक्ट कराया हो पीयर रिव्यू बोर्ड ने, उसको उसने पास किया हो। ये तीनों क्राइटेरिया जब वो कर लेता है तो पीयर रिव्यू बोर्ड उसको अपने पैनल में ले लेता है, और वो उसे तब तक लेगा जब तक कि वो सीओपी या मेंबरशिप अगर किसी भी वजह से आगे हट जाती है तो वो पीयर रिव्यू बोर्ड से भी हट जाएगा। अच्छा, मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि मैंने ऐसे बताया लगभग 80,000 फॉर्म्स मान के चल रहे हैं। टेक एन एग्जाम्पल, हमें 11 महीने में ऑडिट करना, तो कितने सारे सीएस की जरूरत पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों के बीच में अवेलेबल है। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि ऑडिट जो सीए करने आएगा, पीयर रिव्यू ऑडिट करने किसी प्रैक्टिसिंग फर्म में आएगा, यूनिट पे आएगा, पीयू के पास, तो उसके दिमाग में कौन कौन सी बातें होंगी कि वो ऑडिट के टाइम पे जो अप्लाई करेगा? देखिए, वो उसके लिए तो हमारा जो पीयर रिव्यू बोर्ड है, वो पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चनर उसने स्टैंडर्डाइज बना रखा है। ठीक है, वो क्वेश्चनर पहले भर करके उसको फॉर्म नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है सर। तो फॉर्म नंबर 1
जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो भर करके पहले बोर्ड को देगा। मतलब जैसे मैं अगर फर्म हूँ और ऑडिट अपना कराना चाहती हूँ अपनी फर्म का, तो मुझे पहले फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। फॉर्म 1 भर करके आप पीयर रिव्यू बोर्ड को देंगे। ठीक है। फिर पीयर रिव्यू बोर्ड उस फॉर्म को वेरीफाई करता है बिल्कुल। और वो प्रैक्टिसिंग यूनिट को 3 पीयर रिव्यूअर की लिस्ट भेजता है, ठीक है। प्रपोज्ड पीयर रिव्यूअर, कि इन तीनों में से आप किसी को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। फिर उनमें से वो एक पीयर रिव्यूअर को सिलेक्ट करके वो फिर पीयर रिव्यू बोर्ड को भेजता है। फिर पीयर रिव्यूअर अपना एक्सेप्टेंस देता है पीयर रिव्यू बोर्ड को, और फिर वो फॉर्मली उस फर्म के पीयर रिव्यूअर के लिए रिव्यू के लिए वो पीयर रिव्यूअर अपॉइंट हो जाता है। ठीक। पीयर रिव्यू मान के चलिए पीयर रिव्यू अपॉइंट हो गया, उन्होंने आगे ऑडिट किया जी। ऑडिट में उन्हें मान के चलिए कोई गलतियां मिली, तो वो गलतियां मिलेंगी तो वो कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी है, वो किस टाइप से रिपोर्टिंग होगी उस? देखिए, वो जो होता है ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले देता है, क्वेरी देता है, फिर उन ड्राफ्ट रिपोर्ट के बेसिस पे पुनः उसको दिया जाता है कि आप इन क्वेरीज को रिप्लाई करो। फिर क्वेरीज रिप्लाई करती हैं, फिर वो फाइनल रिपोर्ट देता है, फाइनल रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट होता है, फिर वो बोर्ड उस फाइनल रिपोर्ट को रिव्यू करता है। अगर उसको लगता है सब कुछ ठीक है तो वो एक सर्टिफिकेट उस फर्म को ग्रांट कर दिया जाता है कि आपकी फर्म पीयर रिव्यूड हो गई। मतलब वो सारा वो क्राइटेरिया जो हम लोग नॉर्मल ऑडिट में करते हैं, कोई भी ऐसी बिल्कुल। दिक्कत आती है तो यानी सीए के साथ भी सेम ट्रीटमेंट जी होगा अगर उसका ऑडिट जी किया जाएगा। जी। सर, पीयर रिव्यू के हमने लगभग सारी बातें कर ली, कौन ऑडिट करेगा, कैसे करेगा, कौन सी फर्म एलिजिबल होंगी। आप क्या कुछ पीयर रिव्यू के बारे में कुछ लोगों को एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर मैं कराना चाह रहा हूँ या जो पीयर रिव्यूअर बनना चाहते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो मेरा सभी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से अनुरोध है कि जिन्होंने 7 साल तक अश्योरेंस सेक्टर में प्रैक्टिस कर लिया है वो इस पीयर रिव्यू के कोर्स को जरूर कर ले, एक पीयर रिव्यूअर वो बन जाए, क्योंकि फर्म्स इतनी ज्यादा हैं तो रिव्यूअर्स भी ज्यादा होने चाहिए, सो दैट टाइमली जो एक मिशन है इंस्टीट्यूट का वो अकॉम्प्लिश किया जा सके। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि हम लोग इस देश की अर्थव्यवस्था के बहुत बहुमूल्य अंग हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य उस पर देश के सभी स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट करते हैं। सो अपने को हम रिव्यू करवा के अपनी जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम अपग्रेड करते हैं। तो ना केवल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से बल्कि हमें मोरल दृष्टिकोण से भी अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करते जाएं और देश के आर्थिक प्रगति में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की महती भूमिका है उसको हम लोग हमेशा के लिए आगे बढ़ाते जाएं। बिल्कुल। वैसे ही कहा जाता है जो सीए कोर्स टफेस्ट कोर्स है और हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में है। कहते हैं कि इंडियन सीए अपने आप में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो बिल्कुल सही बात है, जब हमसे इतनी उम्मीदें हैं तो हमें उन उम्मीदों पे अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खरा उतरना चाहिए। यस यस। आईसीएआई इस पे पूरा प्रयास कर रहा है। नवीन सर, आप कुछ पीयर रिव्यू या किसी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे सर ने पूरी प्रोसेस को गाइड करा कि पीयर रिव्यूअर अपना फॉर्म 1 जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है अपना जो पीयर रिव्यू कराना चाहती है, तो इसमें एक तो सर ने जैसे कहा कि एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हो रहा है, तीसरा मैं कहूँगा इसका बेनिफिट ये कि हम लोग टाइमली, क्या होता है कि जब ड्यूरिंग द ऑडिट हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं टाइम बाउंड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उस दौरान हमें बहुत जल्दी रिपोर्ट सबमिशन करना होता है और हम पीछे जो अपने ऑडिट एविडेंस होते हैं उनको एक फाइल में रखकर और हम उसके बाद दूसरे असाइनमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। केवल ऐसा ना देखे कोई भी प्रैक्टिसिंग यूनिट इसको कि ये कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, बल्कि ये एक तरीके से हमारा इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा, पीयर रिव्यूअर कभी भी ऐसा नहीं है इतना, मतलब इस चीज़ से कुछ लोग ऐसा भी है कि कुछ लोग घबरा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीयर रिव्यू कराना बहुत आसान है।
पीयर रिव्यूअर आपका 100% डेटा नहीं चेक करता है। पीयर रिव्यूअर आपको एक सैंपल बोलेगा, जो सैंपल आप सिलेक्ट करेंगे, वो सैंपल आपको सिलेक्ट करके देना है कि हाँ ये सिलेक्टेड फाइल है और इसका आप करके आइए, फिर वो रिव्यूअर उसका रिव्यू करेगा। दूसरा, इंस्टीट्यूट उनसे एक कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन लेता है। तो रिव्यूअर, ऐसा नहीं है कि आपका डेटा आप रिव्यूअर को देंगे तो वो चीज कहीं मार्केट में आउट हो जाएगी। बिल्कुल भी। वो कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन इंस्टीट्यूट में फाइल होती है ICAI के स्टैंडर्ड में ही लिखा है जी। कॉन्फिडेंशियलिटी। जी, तो वो अलग से वो फाइल करेगा। और पीयर रिव्यूअर कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट से अगले 2 साल तक कोई असाइनमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो उसकी इंडिपेंडेंस को एश्योर करता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को एश्योर करता है, और एक सैंपल बेसिस चेक है, आपके ही बेनिफिट के लिए है। और एक हमें एक ग्लोबल फर्म्स जो आजकल चल रही हैं उसकी क्वालिटी के तौर पर ही हम इसे देखें कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में हम अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो केवल ना केवल हमें रेगुलेटरी काम आएगा, बल्कि आगे इन फ्यूचर अगर कोई क्वेरी किसी रेगुलेटरी बॉडी से मांगी जाती है तो टाइमली हम उसका सबमिशन कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। बाकी सर ने बहुत अच्छे से इसको फेज वाइज कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें चौथा फेज मैं कहूँगा, और ये अभी जो 1 अप्रैल 25 आने वाला है, आगे आने वाले समय में जुलाई से हम लोग बिजी हो जाएंगे। मैं कहूँगा ये अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, मई और जून है। हम प्लान करें अगर सही से तो हम नियर अबाउट पीयर रिव्यूअर भी बन सकते हैं, उससे अपॉर्चुनिटी अर्न कर सकते हैं। और जो लोग जो लोग फॉल कर रहे हैं वो लोग भी फॉल करेंगे, तो उनको भी 2 महीने में अपना करा लेना चाहिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑडिट जब आएंगे, MEF अभी हम भरेंगे जो बैंक ऑडिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसीलिए फेज 4 की तरफ दे रहा हूँ, क्योंकि Tier 3 या Tier 2 सिटी सबसे ज्यादा फेज 4 में फॉल करेंगी। तो उनको अपना ये काम सही टाइमली अगले 2 महीने में कर लेना चाहिए, बिना लास्ट डेट का वेट करें, ताकि जब वो MEF भरे तो 1 जुलाई को उनकी पोजीशन देखी जाती है, वहां उनकी एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए, कोई इफ एंड बट ना रहे कि हाँ हमारे पास बैंक ऑडिट आया भी, अलॉट भी हुआ, बट ड्यू टू पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं था 1 अप्रैल 25 को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम उसको नहीं ले पाए। तो ये और 3 से ज्यादा पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि शब्द काश शब्द आना नहीं चाहिए, काश मैंने वो कर लिया होता। राइट, मैं यही कह रहा हूँ कि हम लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट से पहले बहुत अच्छा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगले 2 महीनों में इन चीजों को कर लें, टाइमली कर लें, और हम कोई अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें, और पीयर रिव्यू को एक एज एन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी देखें। बिल्कुल सर आप दोनों ने इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे से पीयर रिव्यू को बिल्कुल डिटेल में बता दिया। आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स के लिए सारी चीज़ें बता दी। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एलिजिबल अपॉर्चुनिटी भी आपको निकाल के दे दी हम लोगों ने, फॉर्म्स का डेटा भी बता दिया, कितनों का ऑडिट होना है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्पेशली सर। आपने विनीत जी एक चीज जो रह गई बहुत महत्वपूर्ण, जो आपने अपॉर्चुनिटी वर्ड का यूज किया, ये बहुत महत्वपूर्ण सबको जानना कि जो पीयर रिव्यूअर है उसको पीयर रिव्यू का फीस मिलता है। हाँ जी, ऐसा नहीं वो फ्री कर रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द फर्म उसको फीस भी मिलता है। सो दिस इज सर्टेनली वन अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, कि आप अपने किसी ब्रदर का पीयर रिव्यू करते हैं, कलीग का, पीयर का, और उस पीयर रिव्यू के बदले आपको एक सर्टेन फीस भी मिलता है। तो एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर ने बताया। आपका सर स्पेशली धन्यवाद, आप इतनी दूर से वीडियो के लिए मेरे पास आए, और मुझे 100% भरोसा है कि हमारे मेंबर इससे 100% लाभान्वित होंगे और इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, अपने आप को पीयर रिव्यू में रजिस्टर कराएंगे, अपना भी ऑडिट कराएंगे, साथ में औरों का भी करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आपके इस नए वेंचर के लिए, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। यही कहूँगा कि आप ऐसी वीडियो लाते रहें जो मेंबर्स के इंटरेस्ट की हो, और मेंबर्स उसके चाह रहे, एक अवेयरनेस जो आप फैला रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बिल्कुल, अगर आपने इस वीडियो से, वैसे ज्ञान सर ने ज्ञान बांटा है, तो इस वीडियो से ज्ञान अगर आपको मिला है, वो भी ज्ञान जी के मुख से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने CA मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।